हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई लाइट इंस्टीट्यूशंस के वीडियो यूट्यूब क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायापोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा लोग, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो वीडियो नंबर 11 था, वीडियो नंबर 10 था, उस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायापोल पर ही इलेक्ट्रिक डायापोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा। और वो कहां कैलकुलेट करा, उसके एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं और दोनों में रिलेशन की भी बात कर चुके हैं बेटा लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें, पिछला वीडियो देखें और फिर उसके बाद में इस वीडियो में आएं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में देखो हमें टॉर्क को स्टडी करना है। टॉर्क अब ये टॉर्क कहां पर अप्लाई होगा, एक इलेक्ट्रिक डायापोल पे जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है और इसको रखना कहां है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझो, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझना, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है या सेम होता है, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तब अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा लोग। ओके, देखो बात हम टॉर्क की कर रहे हैं इस वीडियो में। टॉर्क जो है वो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझा है, टॉर्क क्या होता है। देखो मैं टॉर्क का थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दूंगा कि टॉर्क क्या होता है, उसके बाद में हम डायापोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके इस टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से सुनना, देखो टॉर्क का मीनिंग समझना। सपोज करिए हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फोर्स का वैल्यू अप्लाई किया। तो जब इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स का वैल्यू अप्लाई किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये एक्स डिस्प्लेस हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन को समझना, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास में ये वाला एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट पे देखो क्या हुआ कि मैंने एक फोर्स तो ऐसे लगाया और एक फोर्स ये लगाया मैंने, है ना। देखिए एक फोर्स ये और एक फोर्स ये। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बी नंबर का ऑब्जेक्ट है, देखो ए नंबर का ऑब्जेक्ट तो क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। मतलब अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ये किस टाइप का मोशन कर रहा है तो आप कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। ये किस टाइप का मोशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है, इसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला फोर्स है इसको देखिए ये, ठीक है, ये मतलब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। ठीक है, ये इसको डाउन साइड में मूव कराएगा। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मूव ना करके क्या करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट में ये क्या करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा। तो रोटेटरी मोशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा लोग, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं टॉर्क। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब दो अलग अलग क्राइटेरिया अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए। क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट, अगर आप एक सिंगल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है तो वो जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली सिंगल फोर्स। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन कर रहा होता है तो रोटेटरी मोशन के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होती है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं टॉर्क बेटा लोग। बात समझ में बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। अब इस टॉर्क का एक फॉर्मूला भी होता था, वो फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। देखो ध्यान से समझना, फोर्स इनटू, जैसे ये फोर्स है, इस फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड, देखो टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनाया मैंने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, जो भी आपके पास फोर्सेस है, जैसे ये और ये वाला फोर्सेस है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, ये ले लेनी है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स के मैग्नीट्यूड से, तो आपको
टॉर्क मिलेगा। ये सारी डिटेल्स 11th क्लास का जो रोटेटरी मोशन वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल से दी हुई है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा जर्नल देखा है इसको, ताकि हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कौन से टर्म कहां से आ रही है बेटा, है ना, ठीक है। टॉर्क का एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा डेफिनेशन भी है। टॉर्क की डेफिनेशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। टॉर्क का अगर डेफिनेशन दूं मैं आप लोगों को तो उसमें 3 बातें बहुत माइंडली अपने माइंड में सेट करके रखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट जो होता है, ये जो होता है वो टॉर्क जो होता है वो 2 फोर्सेस का पेयर होता है, ठीक है। पेयर ऑफ 2 फोर्सेस विच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। 2 फोर्सेस का ऐसा पेयर जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए दोनों फोर्सेस, मतलब देखो यहां पर ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। अपोजिट इन डायरेक्शन, देखो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होना चाहिए। आप वीडियो नंबर 10 देखेंगे ना, जब हमने एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था तो वहां पे साइन कंपोनेंट सेम लाइन ऑफ एक्शन में होने की वजह से कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। तो यहां पे जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्सेस का वो डिफरेंट होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में जो आपके पास एप्लीकेबल कंडीशन होगी वो होगा टॉर्क बेटा लोग, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल्स नहीं स्टडी करेंगे इस पे, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी। टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायापोल को प्लेस करते हैं। डायापोल को प्लेस करके हम टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा लोग, है ना। देखिए, तो देखो मैंने यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ओके। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। देखो मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया, मैंने एक टॉर्क को प्लेस कर दिया। ये ए बी एक टॉर्क है, इसको मैंने प्लेस कर दिया, देखिए ये, ठीक है, ओके। और आपको अगर ये चीज आ रही है तो आप वीडियो को फटाफट फास्टली देखें और आगे चले, है ना, ठीक है। देखो ये आपके पास ए और बी, ये आपके पास क्या हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। यहां पे कौन सा चार्ज प्लेस है, नेगेटिव क्यू, और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये 2a होता है बेटा लोग, ठीक है। बात ध्यान से समझ में आनी चाहिए। देखो अब देखो, अगर हमने किसी भी चार्ज को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है बेटा लोग, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने डायापोल को प्लेस करा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायापोल क्या होता है, 2 चार्जेस का पेयर ही तो होता है, 2 पॉइंट चार्जेस का पेयर होता है, मतलब आपने पॉइंट चार्जेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। अगर आपने ऐसा किया है तो चार्जेस पे क्या अप्लाई है, चार्जेस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई है। और अब उस इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो वो क्या होगा, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को, देखो ये बी है, यहां पर समझना ये बी पॉइंट है, और अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है तो फोर्स का डायरेक्शन देखो ये होगा F इक्वल में QE, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज को यहां पे प्लेस कर रखा है, इट्स अ नेगेटिव Q, नेगेटिव चार्ज को यहां प्लेस कर रखा है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा F इक्वल में QE। देखो फोर्स का डायरेक्शन, अब ये डायरेक्शन समझना थोड़ा सा ना कि ये कैसे क्या डायरेक्शन आई है ना। पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो वो कैसे मूव करेगा, वो उसके अलोंग उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग जाएगा। इसको, इस बात को समझना। जैसे सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कहीं से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मतलब इधर पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं, पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं। सोचो यहां पर एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्जेस इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगा। तो देखो यहां पर यही तो कंडीशन है, ये जो पॉइंट बी पर है ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, अपने साथ में इसको ले जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब सोचो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज होता तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करते, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करते, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो देखो यहां पे फोर्स का डायरेक्शन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये दोनों फोर्सेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है। देखो बात हमने टॉर्क की करी है, तो टॉर्क की अभी जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन में क्या कहा था कि टॉर्क में क्या होता है, 2 फोर्सेस का पेयर होता है। तो यहां पर जब हमने एक डायापोल रखा तो इस डायापोल की वजह से क्या हो गया कि यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज पर एक फोर्स आ रहा है, नेगेटिव क्यू चार्ज पर एक फोर्स आ रहा है, तो 2 फोर्सेस का यहां पर क्या अवेलेबल हो गया, पेयर अवेलेबल
अवेलेबल हो गया। तो अब यहाँ पे जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उस टॉर्क को कैलकुलेट करने से पहले एक बात ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर एफ नेट कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, तो वो कितना आएगा 0। ध्यान से देखो अच्छे से, अगर आपने डायापोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर प्लेस कर रखा है, एक बात और बहुत ध्यान से सुनो, आपने इसको कितने एंगल पर प्लेस कर रखा है, थीटा एंगल पर। थीटा पर ही क्यों प्लेस कर रखा है, क्योंकि आपने एक जनरल कंडीशन को स्टडी करना है। जब इस थीटा को 0 डिग्री कर देंगे तो एक स्पेशल केस बन जाएगा, 90 डिग्री कर देंगे तो एक स्पेशल केस बनेगा, 180 करेंगे तो भी एक स्पेशल केस बनेगा बेटा लोग, है ना। ठीक है, तो देखो यहां पर एफ नेट देखोगे डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि जो एफ नेट का वैल्यू है वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि एक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है और उतने ही मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्ट जा रहा है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स 0 है। मतलब समझना, अगर नेट फोर्स 0 है तो यहां पे जो डायापोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता बेटा लोग। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो जाता है तो ट्रांसलेटरी मोशन वहां पर अवेलेबल नहीं होता, जैसा कि यहां पर भी नहीं होगा। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से यहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उस टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं बेटा लोग, है ना। तो टॉर्क की बात करते हैं। नाउ टॉर्क अब टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स एज इट इज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब ध्यान से देखो, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, ये वाला फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा हुआ है वो इनवर्ड है, ऐसे। तो अब देखो इन दोनों के बीच में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2a तो नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ओके, देखो ध्यान से, अगर मैं नेगेटिव, मतलब ये जो है ना नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, इसको थोड़ा सा बैक लेके आऊं तो देखो अब हमें समझ में आएगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको डायग्राम में हम शो कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना एंगल बना के हुए, थीटा एंगल बना के हुए है, और इसको बोल दिया पॉइंट नंबर सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, BC से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्चुअली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें F चाहिए, तो F चाहिए तो देखो यहां से क्या होगा, वेयर F इक्वल में QE। देखो ध्यान से, F इक्वल में QE, जब पॉजिटिव चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो क्या आएगा, Q इंटू E आएगा। ठीक है, ये वाला तो हम लोग कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, BC कैलकुलेट करना है। तो BC के लिए आप क्या करेंगे, देखो इस डायग्राम में एक ट्राइंगल देखो, सो इन ट्राइंगल ABC दिख गया। अब ये जो ट्राइंगल ABC दिखा है, इस ट्राइंगल में अच्छे से देखो कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हमें BC ही कैलकुलेट करना है, मतलब परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन हमें कौन शो करेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC, और बेस क्या हो गया हमारे पास में 2a, और यहां से जो BC का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2a साइन थीटा। ये लीजिए बेटा, ये हमारे पास BC का अमाउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस BC और ये जो F का वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज डालो। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क इक्वल में F का अमाउंट कितना आया, F का अमाउंट आया QE, ओके, और BC का अमाउंट कितना आया, BC का अमाउंट आया 2a साइन थीटा। ओके, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो रीअरेंज करूंगा तो देखो टॉर्क इक्वल में क्या आ जाएगा, 2QAE साइन थीटा। देखो कोई चेंजेस नहीं किया, बस थोड़ा सा रीअरेंज करा है। इस रीअरेंज से मुझे एक फायदा हुआ कि ये जो 2
2QA है, इसको मैं जानता हूं ये 2QA क्या है, ये डायापोल मूवमेंट है बेटा लोग, ठीक है, डायापोल मूवमेंट है। तो अगर मैं इसको टॉर्क को लिखूं तो 2QA को मैं P लिख सकता हूं, PE साइन थीटा। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, ये जो है मेरे पास टॉर्क का अमाउंट आ गया, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड से मैंने आइडेंटिफाइड करा है। ओके, अब देखो जो P है डायापोल मूवमेंट है, इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, मतलब P का डायरेक्शन ये है बेटा लोग, ये समझ रहे हैं आप, P का डायरेक्शन है। ओके डन। तो देखो P यहां पर क्या है, डायापोल मूवमेंट है। ध्यान से देखना कि जो 2QA है आपने उसको क्या रिटर्न करा है, उसको P रिटर्न करा है। तो P समझ में आ रहा है, डायापोल मूवमेंट। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या है, थीटा किस किस के बीच में बना हुआ एंगल है, ध्यान से देखो थीटा किस किस के बीच में बना हुआ एंगल है। थीटा देखो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायापोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायापोल। ओके, ये भी ध्यान रखना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बना हुआ एंगल है वो है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में रिटर्न करूं तो देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में मैं इसको कैसे रिटर्न करूंगा, टॉर्क, वेक्टर ऑफ टॉर्क इक्वल में वेक्टर ऑफ P क्रॉस वेक्टर ऑफ E, ये भी मैं इसको रिटर्न कर सकता हूं। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको बोल देंगे हम वेक्टर फॉर्म हो गया ये, डन, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायापोल आ गया। इस डायापोल की वजह से हमारा जो ये हमारा क्या आ गया, टॉर्क आ गया, और इस टॉर्क की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक डायापोल है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, रोटेट करेगा बेटा, है ना, ठीक है। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा हमने एक जनरल कंडीशन के लिए बनाया, तो इसके स्पेशल केसेस देखो। अगर मैं इसके स्पेशल केसेस की बात करूं, देन केस नंबर फर्स्ट एक बार देख लेते हैं, हमें केस नंबर फर्स्ट दिखेगा क्या। ओके, अगर हम लिखेंगे तो यस हमें दिखेगा बहुत अच्छे से। केस नंबर फर्स्ट की बात करता हूं मैं ना, नाउ केस फर्स्ट, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर देखना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दो केसेस एक साथ लूंगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर थीटा को मैं 0 रख दूं और 180 रख दूं तो क्या सिचुएशन बननी है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो थीटा को अगर मैं 0 कर दूंगा तो 0 करने का मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड में मेरे को प्लेस करनी है थीटा की वैल्यू, तो देखो टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क इक्वल में देखो PE साइन 0, देखो ये आ जाएगा PE साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और यहां पे क्या आ जाएगा देखो, और अगर दूसरी वाली सिचुएशन देखूंगा तो टॉर्क इक्वल में आ जाएगा PE साइन 180। अब हमें पता है कि साइन 0 और साइन 180 दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, मतलब साइन 0 इक्वल में देखो, ये साइन 0 इक्वल में साइन 180, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क यहां पे 0 हो जाएगा, और 180 के केस में भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नेट टॉर्क बोलो, टॉर्क जो नेट है, नेट टॉर्क 0 हो गया, मतलब इन दोनों केसेस में जो नेट फोर्स है, देखो नेट फोर्स तो ऑलरेडी हमारे पास 0, हर एक केस में 0 होगा, तो नेट फोर्स भी 0 है, ठीक है, मतलब यहां पे F जो नेट है वो भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। सेम सिचुएशन यहां पर है कि जो F नेट है वो भी यहां पर 0 है, और यहां पे जो टॉर्क है वो भी क्या है, 0 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इन दोनों सिचुएशंस में अगर थीटा आप 180 रख रहे हो और 0 रख रहे हो और 180 रख रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपके पास जो डायापोल है वो स्टेबल सिचुएशन, नॉट स्टेबल, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर है, मतलब जिस पोजीशन में वो प्लेस है उसी पोजीशन में वो रहना चाहता है। कौन सी दो कंडीशंस में, थीटा इज इक्वल टू 180 में, और 0 डिग्री में, और 180 में क्या है, आपका जो डायापोल है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। अब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी दो टाइप की है, दो टाइप की कैसे, एक तो है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इनको डायग्राम से समझते हैं, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। अगर मैंने देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, देखो ये मैंने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, बात को अच्छे से समझना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर बना रहा हूं, ये मैं 180 के लिए बना रहा हूं, पहला जो मैंने बनाया है वो 0 डिग्री के लिए बनाया है, दूसरा मैंने 180 के लिए बनाना है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सपोज करो एक डायापोल को रख दिया 0 डिग्री, अगर मैं 0 डिग्री पे रखूंगा तो डायापोल कुछ ऐसे आएगा,
ये जो डायापोल है आपका ना। अब देखो यहां पर जो F लगेगा, F इक्वल में QE, वो तो इधर लगेगा क्योंकि यहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज प्लेस है, यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस है, तो यहां पर भी F इक्वल में क्या लगेगा, QE लगेगा। तो देखो दोनों की वजह से F नेट क्या हो गया, 0। अब यहां पे टॉर्क भी क्या है, 0 है, क्योंकि देखो 0 डिग्री पे यहां पे देखो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो टॉर्क भी 0 हो गया। अब ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे अपन, है ना। कौन सी कंडीशन बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है अपनी। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हो गया कि ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेगा। अगर आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो स्लाइटली डिस्टरबेंस की वजह से ये वापस अपनी पोजीशन में आके रुक जाएगा। समझो एक एग्जांपल से, ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। सपोज करो कि आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया इस तरीके से, ऐसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया। अब स्लाइटली डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया तो फोर्स इस पे कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाने की कोशिश करेगा, अपवर्ड जाने की कोशिश करेगा ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क की वजह से डाउनवर्ड आएगा क्योंकि देखो फोर्स इस साइड में है, देखो फोर्स इस साइड में ना, यहां पे फोर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां पर ये डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा या अपवर्ड आने की कोशिश करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में अगर आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करा तो ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को बनाएगा। मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल का केस है। अब देखो 180 का केस देखो, अगर आपने 180 में इसको प्लेस किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने 180 में प्लेस करा, ये नेगेटिव क्यू और ये ये पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू, 180 डिग्री का केस हो गया ये, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्यू इधर आ गया, वो नेगेटिव क्यू इधर आ गया। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे अगर आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो स्लाइटली डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा कि यहां पे पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। यहां पे F इक्वल में QE लगेगा और इधर F इक्वल में वही QE लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस इसको मूव करवा लेंगे और मूव करवाने की वजह से क्या करेंगे, ये वापस पैरेलल आके स्टेबल हो जाएगा। मतलब इस वाली सिचुएशन में ये क्या है, अनस्टेबल है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट दिख रही है आपको, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल क्यों है, क्योंकि आपने जैसे ही इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करा तो स्लाइटली डिस्टर्बेंस की वजह से ये वापस से अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रही है। बट केस नंबर सेकंड 180 के केस में देखिए, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करा तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएंगी और मूव करने लग जाएगी ड्यू टू टॉर्क, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और फर्स्ट कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, ये बात समझना। तो ये केस नंबर फर्स्ट हमने बहुत अच्छे से डिटेल्स से स्टडी करने का ट्राई किया। ओके, अब देखिए एक लास्ट और थर्ड केस और देखिए, थर्ड केस को और देखने की कोशिश करना। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में अगर हमने क्या किया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा को मैं 90 प्लेस कर देता हूं तो इक्वेशन नंबर सेकंड में मुझे साइन थीटा को 90 को शो करना है, तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, और ये हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू मैं जानता हूं कि साइन 90 का वैल्यू मेरे पास कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहां से टॉर्क इक्वल में क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा, और इसको आप बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क। इस सिचुएशन में जो आपके पास टॉर्क होगा वो क्या आएगा, वो मैक्सिमम टॉर्क आएगा बेटा लोग, ठीक है। तो बात समझना, अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायापोल को परपेंडिकुलरली प्लेस कर दिया तो उस सिचुएशन में टॉर्क अपनी मैक्सिमम सिचुएशन पर होगा, मतलब वो 100% मूव करेगा अपने रोटेशनल एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। और अगर 0 डिग्री और 180 रखा है तो उस सिचुएशन पे वो क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पर है। अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी दो टाइप की है, 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब थोड़े से डिस्टरबेंस में वापस अपनी पोजीशन को वो मेंटेन करेगा, और 180 में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करा तो उस डिस्टरबेंस की वजह से उसमें मोशन आ जाएगा। तो मतलब कौन सा मतलब इक्विलिब्रियम हुआ, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई करना है डायापोल पे तो आप उसको कैसे प्लेस करेंगे, 90 डिग्री प्लेस करेंगे बेटा लोग, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके बेटा जी, तो देखिए यहां के इसी के साथ हम हमारे टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। होप करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए व्यस्त रहे, मस्त रहे, हम नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।